नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी में। तो देखिए, आज हम जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही 2024 में अब यूपी सुपर टेट 2024 की वैकेंसी आने वाली हैं और इसकी तैयारी आपने पूरी कर ली होगी। एक बार आपका रिवीजन शुरू हो गया होगा, लेकिन नहीं की है तो आप जल्दी से कर लीजिए। आज की क्लास में हम इसका सॉल्व पेपर करेंगे PYQ, जो कि CDP और पेडागोजी का होगा। तो इसमें आपको 30 में से कितने नंबर आपके आएंगे, आप कितने पानी में हैं अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, तो उसकी पहचान आज हो जाएगी। लेकिन आपको बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊं उसके लिए आपके पास 30 सेकंड है, उतने में ही आप अपने कॉपी पर 30 नंबर लिख लीजिए। उस जैसे पहला क्वेश्चन आएगा तो पहले के आगे ABCD में से जो भी ठीक लगे आपको उस पे लिख देना है। उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। अगर आपका गलत होगा तो आपको उसको गलत करना है, और अगर आपका सही हुआ तो उस पर राइट का टिक कर देना है। मान लीजिए किसी का ऑप्शन ए आपने ठीक कर दिया, उस पे ABCD, आपको केवल क्वेश्चन लिखना है, उसके आगे A B या CD कुछ भी लिखना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने कराया बोर्ड पे और उसका आंसर आपको लगा कि B ठीक है, तो आपने लगा दिया B अपने के आगे। अब उसको 30 सेकंड के बाद मैंने बताया कि उसका आंसर क्या है, A, तो आपको उसको A नहीं करना है, आपको उसके ऊपर गलत लिख देना है बस। उसके बाद ऐसे ही 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब उसके बाद आपको टोटल जितने भी आपके ठीक हुए हों उनको कमेंट में लिखना है कि आपके कितने नंबर आए 30 में से। इससे आपको ये पता पड़ जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर तैयारी में कमी है तो करना शुरू कर दीजिए, और नहीं है तब भी 30 में से किसी के 30 तो आ नहीं जाएंगे। 30 में से अगर किसी के 25 आए तो उसको 30 में से 30 लाने हैं। टारगेट 30 में से 30 ही रहेगा, चाहे कम आए चाहे ज्यादा। जिसकी तैयारी अच्छी है तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसकी कम है उसको घटाना नहीं है, उसको तैयारी शुरू कर देनी है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपका टाइम तो शुरू हो गया 30 सेकंड। आपको बहुत टाइम से ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा सही है या नहीं है। तो नहीं है में क्या होगा, एक ही गलत होगा, 3 सही होंगे। तो देखिए, लगाइए आप अच्छी तरह पढ़िए। पहला ऑप्शन है, शिक्षण एक परस्पर अंतःक्रिया है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक ही सीमित है। इसमें से आपको नहीं है, जो गलत है वो आपको टिक करना है, क्योंकि वही आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपने टिक लगा दिया होगा। तो इसका अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि इसका आंसर है आपका डी, जो कि गलत है। शिक्षण प्रक्रिया केवल कक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। ये जितने भी ऊपर दिए हैं तीनों ऑप्शन वो ठीक है। अंत परस्पर प्रक्रिया त्रिआयामी भी है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। आपने जो भी लगाया हो उसको आपको बदलना नहीं है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य क्या है। समाज का विस्तार करना, रोजगार बढ़ाना, नामांकन बढ़ाना, शिक्षकों का विकास। तो इस पे आप अपना आंसर लगा लीजिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर लगाइए। प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, इतना कठिन नहीं है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको, है सी। तीसरा इसका मतलब सी आंसर ठीक है। इसलिए नामांकन बढ़ाने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य तो वैसे बहुत है, लेकिन नामांकन बढ़ाना, विद्यालयों में ड्रॉप आउट को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नामांकन बढ़ाना, इसका रोजगार बढ़ाना, ये सभी इससे मतलब मैच नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा कौन सा है, नामांकन बढ़ाना। अब देखिए अगला, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये एकदम रटने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, इसमें डायरेक्ट ही ज्यादा आएंगे। तो ये आपको एकदम रट के जाने हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था, जितने भी सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर आप बताइए। पावलव, थार्नडाइक, स्किनर और कोहलर। तो इसको आप जल्दी से बताइए। ये तो रटने वाले हैं, अगर आपको आता है तो सीधे बताइए, नहीं आता तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। तो इसका आंसर है आपका थार्नडाइक बी। तो ये हो गया, आपने जो भी लिखा हो
उसको अगर सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। अब देखिए अगला, खाली स्थान पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, मतलब जो बच्चा पढ़ और लिख नहीं सकता, इसमें सक्षम नहीं है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया। इन चारों में से जो भी आपको सही लग रहा हो, आपको पता हो, जितनी भी इसमें जैसी ये सभी आपको पता होनी चाहिए, इनको एकदम रट्टे में याद कर लीजिए। तो इनमें से जो भी हो आप आंसर लगा दीजिए। तो अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं आपका। इसका आंसर है आपका बी, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया, जो पढ़ और लिख नहीं सकते बच्चे, उनको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, जो अक्षमता है उसको। अगला देखिए क्वेश्चन, एक नवाचार एक विचार है जिसे व्यक्ति द्वारा नया माना जाता है, यह किसने कहा था? ये एक लाइन है कि एक नवाचार एक विचार है जिसे व्यक्ति द्वारा नया माना जाता है, यह किसने कहा था? H.G. बर्नेट, E.M. रोजर्स, M.B. मील, एलन। ये जो वाक्य कहे गए हैं ये ज्यादातर आते हैं सुपर टेट में डायरेक्ट। तो जितने भी वाक्य हैं उनकी आप एक ऑब्जेक्टिव बुक लाइए, उनमें सभी वाक्य लिखे होंगे या कोई किताब हो, वो सभी आपको रटने हैं। अभी से रटना शुरू करोगे तभी रट पाओगे, डेली रिवीजन करोगे तभी, वरना पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। इसका आंसर है आपका बी, E.M. रोजर्स। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला देखिए, भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस समिति ने सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन पर चर्चा की? किस समिति ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन पर चर्चा की? ऑप्शन है आपके हार्टोग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। तो ये समितियां हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है रटने वाले। तो पहला, हर चीज पहली तो आपको याद ही करनी है, तो ये पहला ही आ गया कि भारतीय इतिहास में पहली बार इसने किसने चर्चा की। तो इसका आंसर आप लगाइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर आप पे आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए नहीं आएगा, इसीलिए पहले से ही रट लीजिए इनको। तो इसका आंसर है हार्टोग समिति, आंसर ए। ठीक है, अब देखिए अगला, पूर्ण शून्य मौजूद है। ये क्वेश्चन है, पूर्ण शून्य मौजूद है नाम मत स्केल में, अंतराल स्केल में, क्रम सूचक स्केल में, अनुपात स्केल में। ये भी आपको एकदम रटने हैं कि पूर्ण शून्य किस में मौजूद है। तो इसका आंसर आप चारों में से एक पे लगा लीजिए। अभी मैं आपको केवल इस क्वेश्चन पेपर को कराने से ये देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका आंसर है, सीधे सीधे बता रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अनुपात स्केल। 4 नंबर इसका बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला सवाल पढ़िए आप। परिचय कौशल का मुख्य घटक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन, गृह कार्य। परिचय कौशल का मुख्य घटक क्या है? तो आपको इन चारों में से जो भी सही लग रहा हो, ये तो एकदम थ्योरी आप पढ़ेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि क्लास में आते ही परिचय कौशल, मतलब परिचय, जो भी आप पाठ पढ़ाएंगे उसका परिचय इतनी अच्छी तरह दीजिए कि विद्यार्थियों में उसको पढ़ने की या सुनने की इच्छा प्रबल हो, मतलब वो उनके अंदर एक जिज्ञासा जगे कि पता नहीं पाठ में क्या क्या है। तो उसका आपको मुख्य घटक क्या है? तो वो है पूर्व ज्ञान। उसको आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ना होगा। आंसर ए ठीक है। हर चीज को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ के उनको उनकी दिलचस्पी बढ़ानी है उसमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब पेश की गई थी? ये एकदम रटने वाला है। 1986 में, 1992 में, 2005 में, 2009 में। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधे सीधे आंसर बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर है सी, 2005 में। एनसीएफ 2005 आई थी, वो एनसीईआरटी लाई थी। तो अब देखिए अगली बात, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त शिक्षक द्वारा उपयुक्त छात्र को उचित शिक्षा प्रदान करना
प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे उपलब्ध अधिकतम संसाधनों का उपयोग करके श्रेष्ठ बनने में सक्षम हो सकते हैं। यह परिभाषा किसने दी? देखिए फिर दोबारा परिभाषा आ गई। तो ये आपको परिभाषाएं सभी रटनी है, किस किस मतलब उसने दी थी मनोवैज्ञानिक ने। तो देखिए S.N. मुखर्जी, कम्बेल, वेलफेयर ग्राहा, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र। तो इसका आंसर आपको अगर पता है तो लगा लिया होगा आपने, नहीं तो मैं आंसर बता देता हूं। इसका है आपका पहला, ए ऑप्शन आपका ठीक है एकदम, S.N. मुखर्जी। तो ये परिभाषाएं आपको याद करनी है। अगला देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये भी आपको एकदम अगर आता है तो तुरंत लगाइए, नहीं आता है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। तो आपने लगा लिया होगा कि भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य किसके लिए किया गया था? दूरस्थ शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, या PWD विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए? तो इसका ऑप्शन जो ठीक है वो है आपका सी, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला है, विकासात्मक दिशा के सिद्धांत में शामिल है शीर्षाभिमुख सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इन चारों में से क्या है? विकासात्मक दिशा के सिद्धांत में कौन सा शामिल है? तो विकासात्मक पूरी बॉडी का और बुद्धि का दोनों का होता है। तो इसमें क्या है? पहला और दूसरा आपके दोनों ठीक है। अगर आपने लगा लिया है ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत अंतर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये एक वैज्ञानिक है, केवल इन्हीं के अनुसार ये बात की गई है, अन्यथा सबने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन इनके अनुसार व्यक्तिगत अंतर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है वो आपको बताना है। तो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या सांस्कृतिक, इन चारों में से आपको कौन सा ठीक लग रहा है? ठीक तो वही लगेगा जो ठीक होगा, लेकिन आपके अनुसार जो भी होगा वो आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है नंबर 4, सांस्कृतिक। जो ये वैज्ञानिक थे मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत अंतर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक उन्होंने कौन सा माना? सांस्कृतिक। अब देखिए अगला, ब्रेल लिपि का प्रस्तावक है कौन है? ब्रेल लिपि किसने मतलब खोज की थी? चार्ल्स ब्रेल, लुईस ब्रेल, बर्बरिक ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सभी के आगे ब्रेल लगा दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, लेकिन जिसको पक्का पता है वो तो सीधे अपने आंसर को ही देख पाएगा, उसे सीधा आंसर दिखेगा, उसने लगा भी दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, लुई ब्रेल। तो इसमें क्या है, इस ब्रेल लिपि में 63 बिंदु होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है ब्रेल लिपि को। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा? स्किनर ने, स्पिनोविक, पावलोव, बिने। इन चारों में से किसने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? तो आपको ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है रटने वाला। तो इसका जो सिद्धांत है, मैंने आपसे कहा था जितने भी सिद्धांत है उनको रट लीजिए, एक और आ गया इसमें। तो इसका आंसर आप बता दीजिए, आपने लिख लिया होगा तो मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है आपका सी, पावलोव। अगला देखिए, पुस्तक वंशानुगत जीनियस किसके द्वारा लिखी गई है? कैटेल, गेल्टन, टर्मन, पियर्सन। अब ये एक पुस्तक है वंशानुगत जीनियस, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इन चारों में से आप लगाइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर है वो है आपका दूसरा, गेल्टन। गेल्टन के द्वारा ये जो पुस्तक है वंशानुगत जीनियस लिखी गई है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक आहार, रोग और चोट, उपयुक्त सभी। कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? तो आपको इन चारों में से जो भी ठीक लग रहा हो वो आप बताइए। अगर तीनों ठीक लग रहे हैं तो सभी पे ओके कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से कर दिया होगा आपने। अब मैं आंसर बता रहा हूं, इसमें है आपका फोर्थ ऑप्शन, मतलब डी। सभी चीजें बच्चे के आहार को, मतलब विकास को प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक आहार, रोग और चोट, सभी का असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गहने के पदानुक्रम में अधिगम का सही क्रम कौन सा है? गहने के पदानुक्रम में अधिगम का सही क्रम, अधिगम का उन्होंने एक क्रम बनाया है जो आपको बताना है। सिद्धांत अधिगम, संप्रत्य अधिगम, समस्या अधिगम। नंबर 2, संप्रत्य पहले, समस्या समाधान बाद में, सिद्धांत अधिगम बाद में। तीसरा, संप्रत्य, सिद्धांत, समस्या समाधान। चौथा, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्य अधिगम। तीन ही है, इन्हीं को आपको क्रम से याद होना चाहिए, एकदम रट के आपको याद करना है ये। तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं, अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। आपने लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो मेरे बताने से पहले आप लगा लीजिए। अब इसका जो आंसर है वो है नंबर 3, संप्रत्य, सिद्धांत और समस्या समाधान। सबसे पहले संप्रत्य, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद समस्या समाधान। ये आपको एकदम रटना है गहने के अनुसार। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप खालिस्तान सृजनात्मक समस्या समाधान एक चरण है जिसमें एक व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता? तो इसका जो ऑप्शन है, अनुवाद, प्रदीपन, उद्भवन, तैयारी। जैसे अनुवाद, इसमें आप मतलब खालिस्तान में ऑप्शन को रख के पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे अनुवाद सृजनात्मक समस्या समाधान का एक चरण है जिसमें एक व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। ऐसे उद्भवन सृजनात्मक समस्या समाधान का एक चरण है जिसमें एक व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता। ऐसे तो आपने ऑप्शन लगा लिया होगा। इसका जो आंसर है वो आपका है थर्ड, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि उद्भवन क्रिएटिविटी जो होती है उसमें व्यक्ति अपनी समस्या पर ध्यान नहीं देता, अपनी पिछली असफलताओं को भूल जाता है, तभी वो नई खोज कर सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्टेड, ऑर्थोपेडिक विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थित है? तो देहरादून, मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जो नहीं सुन पाते उनके लिए भी है, बोल नहीं पाते उनके लिए भी है, तो सभी इंस्टीट्यूट जितने भी हैं 10, 12, 15, वो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो सभी आपको एकदम रटने हैं, सभी आएगा, एक तो आएगा ही इसमें से। तो ये जो है इसका कौन सा है आपने लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो लगाइए तुरंत। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर है आपका तीसरा, कोलकाता में है ये हैंडीकैप्टेड वाला। अब देखिए अगला, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताओं का विकास करना, मांगों और चुनौतियों के अनुसार क्षमता विकसित करना, हर सवाल का जवाब पाना, नंबर 4 अच्छा शिक्षक बनना। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है इन चारों में से, वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आप अब देखिए, अपना ऑप्शन जो भी लगाना है लगाइए। इसका आंसर है आपका मांगों और चुनौतियों के अनुसार क्षमता विकसित करना। जीवन कौशल का ये मुख्य उद्देश्य है कि मांगों और चुनौतियों के अनुसार क्षमता विकसित करना। जितनी भी आप पे मांग आए, मतलब समय की मांग हो या, तो उसी अनुसार क्षमता विकसित करना अपने अंदर, चुनौतियां आए उसके अनुसार। ठीक है, अब देखिए अगला, अभिप्रेरणा का सहज प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिए फिर सिद्धांत से लगभग तीसरा क्वेश्चन आ गया ये। फ्रायड, कार्ल, क्लार्क, एल हल, मैकडोगल, मॉर्गन,
इन चारों में से कौन सा वो मनोवैज्ञानिक है जिसने अभिप्रेरणा का सहज प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है? इसे आप समझने में बहुत टाइम लगेगा, आप इनको रटिए और इन सिद्धांतों को बार बार कॉपी पर लिखिए, उनके वैज्ञानिक को उसके आगे लिखिए। ABCD की तरह आपको ये रटेमा याद होने चाहिए। ये ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, और जो कभी नहीं बदलती उसमें टाइम वेस्ट करना बार बार बेकार है, उसको तो आपको डेली रिवीजन करना ही है। तो इसका जो आंसर है वो आपने लगा लिया होगा। अब इसका आंसर मैं बता रहा हूं, मैकडॉगल, नंबर 3। ये जो 3 है यही आपका आंसर है। मैकडॉगल ने ही अभिप्रेरणा का सहज प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। सहानुभूति में एक व्यक्ति, ऑप्शन सुनिए, क्या करता है? दूसरों की समस्याओं को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। तो इन चारों में से पहले तो जैसे ये एकदम समझ के आधार पे होते हैं क्वेश्चन, तो इनको समझिए, उसके ऊपर 2-3 जो भी ऑप्शन गलत हों उनको हटाइए। तो सहानुभूति में एक व्यक्ति क्या करता है? हमेशा भ्रम में रहता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरों को पसंद करता है, ये हो भी सकता है। दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करता है, ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें आपने लगा लिया होगा, लेकिन मैं अब आंसर बता रहा हूं। दूसरों की समस्याओं को समझता है, सहानुभूति उसे कहते हैं, सिंपैथी। तो वो दूसरों की समस्याओं को, जब उसे थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी उसकी तरस आएगा किसी पे, तो उसे कहते हैं सहानुभूति हो रही है इसे, तो उसमें वो दूसरों की समस्याओं को समझता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पुरस्कार किस तरह की अभिप्रेरणा है? मतलब पुरस्कार जो दिया जाता है किसी बच्चे को, वो किस तरह से मतलब बच्चे को प्रभावित करता है, उसके विकास में कार्य करता है? सकारात्मक और प्रत्यक्ष, सकारात्मक और अप्रत्यक्ष, नकारात्मक प्रत्यक्ष, नकारात्मक और अप्रत्यक्ष। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है वो आप लगाइए जल्दी से, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। तो पहली बात तो ये है, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, कि पुरस्कार अगर हम किसी को दे रहे हैं तो नकारात्मक तो है ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचे सकारात्मक और प्रत्यक्ष, और सकारात्मक और अप्रत्यक्ष। अब इसमें अप्रत्यक्ष पुरस्कार जब हम किसी को दे रहे हैं तो अप्रत्यक्ष तो है ही नहीं, वो तो दिख रहा है साफ साफ। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सकारात्मक और प्रत्यक्ष, ये अभिप्रेरणा देता है बच्चे को। अगला, किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो ये आपको एकदम जो डेट है महत्वपूर्ण अधिनियमों की वो आपको याद करनी है। 2009, 2010, 2005, 2001। तो आपको पता होगा, लगा दिया होगा आपने। तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो आंसर आपका बी वाला बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, मूल्य वह है जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? देखिए कथन फिर आ गया। तो मूल्य क्या है? ये किसने कहा था कि मूल्य ये है जो मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करता है? अरस्तु, ह्यामू और अर्बन हाफिंग करना। तो इसमें जो आंसर है एकदम रटने वाला है, जिसको आता है उसने कर दिया होगा, जिसपे नहीं आता वो कुछ भी करे, गलत कर दे, लेकिन लिख ले अपनी कॉपी पे जल्दी से। मैं आंसर बताने जा रहा हूं, अर्बन। इसका आंसर है आपका 3। अर्बन ने ये जो कथन है वो दिया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? स्वाभिमान, प्रेम, भूख और प्यास। सामाजिक प्रेरक कौन सा है इसमें? तो इन चारों में से आप बताइए जल्दी से, अब मैं बताने जा रहा हूं। आपने अगर कुछ भी ठीक लग रहा है तो आप अपना आंसर कॉपी पर लिख लीजिए। तो इसका आंसर है स्वाभिमान। स्वाभिमान, आत्म गौरव जिसे कहते हैं, तो वो एक सामाजिक प्रेरक है। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, चीजों को अलग तरीके से करने और नई तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? चीजों को नए तरीके से करने और नई तकनीकों का उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये तो क्रिएटिविटी हो गई सीधे सीधे। तो इसमें ऑप्शन 4 हैं, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नयापन, जागरूकता। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्रिएटिविटी है। तो ये हो गया आपका
अगला ये क्वेश्चन अगला देखिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया था? मेयर, पार्सन्स, हल्क, ब्रेवर। अब देखिए मार्गदर्शन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये भी आपको एकदम रटने वाला है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन का प्रयोग। तो इन चारों में से जो भी आपको लग रहा है आपने लगा लिया होगा। मैं आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर है आपका 2, पार्सन्स। अब देखिए अगला सवाल और लास्ट, शिक्षा के संबंध में एनसीईआरटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्वीकार किया गया है? स्वच्छता और सत्यता, श्रम, समानता और सहयोग, उपयुक्त सभी। शिक्षा के संबंध में एनसीईआरटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्वीकार किया गया है? तो इसमें जो भी आपको ठीक लग रहा हो लगाइए। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, तो मैं बता रहा हूं, इसमें है नंबर 4, उपयुक्त सभी। कि शिक्षा के संबंध में एनसीईआरटी ने स्वच्छता और सत्यता, श्रम, समानता और सहयोग तीनों को इसमें सम्मिलित किया गया है, इनको स्वीकार किया गया है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन हो गए। आपके जितने भी नंबर आ रहे हों उनको ईमानदारी से लिखिए। किसी के 18 आ रहे हैं 30 में से, किसी के 20 आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो अपनी तैयारी को निकाले। जैसे 20 आ रहे हैं तो कितने परसेंट हो गई है, किसी के 18 आ रहे हैं तो कितने परसेंट हो गए, तो ये हो गए 60%। किसी के अगर 18 आ रहे हैं तो मतलब उसकी 60% तैयारी है। पेपर में भी 60% टेट में, उस सुपर टेट में आ जाएंगे। सिलेक्शन कितने पे होगा? सिलेक्शन होगा आपका 70% पे। इसीलिए आपको 3 नंबर और ज्यादा लाने, 21 नंबर। जैसे ही आप 21 नंबर लाएंगे 70% हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको मतलब 18 नंबर जिसके आ रहे हैं उसकी तैयारी एकदम ठीक है, उसको बढ़ा के 30 तक करने हैं। 18 भी कम है इसमें। जो अगर आपको सीडीपी, तो ऐसी चीज है कि रटने वाली ज्यादा है इसमें, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है और 30 में से 30 के लक्ष्य को पाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।